Dear students, today we are going to cover aldehyde ketone carboxylic acid and electrochemistry question relevant to CBSE. Question number 1, part 1. Although phenoxide ion has more number of resonating structure than carboxylate ion, carboxylic acid is stronger acid than phenol. What is the reason? जब भी हम बेंजीन वाले आयन की बात करेंगे तो उस केस में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पास भी आएगा और ऑक्सीजन के पास। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक आयन को देखें, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर नेगेटिव और पाई कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही हैं, लेकिन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक जैसी हैं। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंस कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर are equivalent, so it is more stable. So it is more acidic than phenol because acidic character directly proportional to stability of anion. जितनी ज्यादा अनायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। सेकंड पार्ट, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप deactivate the benzene ring by -M effect. Because carboxylic group, due to strong electron withdrawing nature, deactivate benzene ring. Third part, carbonyl carbon is an electrophilic, whereas carbonyl oxygen is nucleophilic. अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप को देखें, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव while oxygen acquire partial negative. So carbonyl carbon is electrophilic in nature and oxygen is nucleophilic in nature. Question number 2. How would you account for the following? The boiling point of aldehyde and ketone are lower than that of corresponding acid. Corresponding acid का मीनिंग क्या? नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे? H बॉन्डिंग होंगे, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में H बॉन्डिंग नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ H bonding in aldehyde and ketone, it has lower boiling point than corresponding acid. Second part, aldehyde and ketone undergoes a number of addition reaction due to presence of unsaturation. जिसमें भी unsaturation present होगी इसमें पार्टिसिपेट करेगा addition reaction में।
Third part, there are two NH2 group in semi-carbazide. However, only one is involved in the formation of semi-carbazone. आपने पढ़ा हुआ है सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2CO NH NH2। इन दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, जबकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। जिसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा वो सेमी कार्बाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इन दोनों का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये सेमी कार्बाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर कैसे राइट करना है, बिकॉज अदर टू नाइट्रोजन lone pair in conjugation, so only one nitrogen or one NH2 group participate in semi-carbazone formation. Question number 3, express the relationship between conductivity and molar conductivity. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, आपने पढ़ा हुआ है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी आपको दी हुई है 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की 3.72 into 10 power is to -2 Siemens per centimeter. Calculate the molar conductivity. तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन राइट करेंगे, मोलैरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.30 मोलर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जिसे हम कापा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.72 into 10 power is to -2 for molar conductance. We know that lambda m equal to kappa into 1000 by molarity. अब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 3.72 into 10 power is to -2 into 1000 upon 0.3। इसे सॉल्व कर लेंगे और अब हमें इसकी यूनिट राइट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर जो आप फार्मूला यूज कर रहे हैं उसे राइट करेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे, फिर फाइनल आंसर को आप विद यूनिट राइट करेंगे। अगर कोई भी पार्ट आप मिस करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, solutions of two electrolytes A and B are diluted. It is found that molar conductance value of B increases 2 times, while that of A increases 20 times. Which of the two is a strong electrolyte? आपने पढ़ा था डाइल्यूशन करने पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी मोलर कंडक्टेंस रैपिडली चेंज होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे चेंज होगी क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिंस मोलर कंडक्टेंस फॉर B increases to less extent on dilution,
So it is strong electrolyte. अगर आप ग्राफ भी चेक करें तो ग्राफ में भी आप यही देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो रैपिडली चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सेकंड पार्ट, एक गैल्वेनिक सेल जिसका ई नोड सेल है 1.1 वोल्ट। अगर हम एक अपोजिंग वोल्टेज 1.1 वोल्ट की अप्लाई करें तो दिस सेल, तो क्या होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज इक्वल हो जाएगी तो उस केस में ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा, neither oxidation nor reduction take place। इसका मीनिंग सेल काम करना बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, स्टेट Collard's law for electrical conductance of an electrolyte at infinite dilution। For infinite dilution, the molar conductance of an ion towards total conductance is independent of presence of other ion। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो केटायन अनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, केटायन की स्पीड अनायन से इंडिपेंडेंट होती है। तो जो टोटल कंडक्टेंस में किसी आयन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अदर आयन की प्रेजेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। Collard's law से रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल है, at 291 Kelvin molar conductance at infinite dilution of ammonium chloride, sodium hydroxide, sodium chloride is given। मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन राइट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इनके लिए गिवन है 129.8, 217.4, 108.9। यूनिट क्या है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां पर आपको मोलर कंडक्टेंस एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दी हुई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नॉर्मल है, मींस 1 मोलर है, ये गिवन है आपको 9.33। हमें अल्फा निकालना है फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। We know that डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू Collard's law एप्लीकेशंस, लैम्डा एम सी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लैम्डा एम सी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपके पास है, लेकिन लैम्डा एम इंफिनिटी नहीं है। तो Collard's लॉ का यूज कर हमें
लैम्डा इंफिनिटी कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इंफिनिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? देखो यहाँ पर मुझे अमोनियम आयन चाहिए, किसमें मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड में। मुझे हाइड्रोक्साइड आयन भी चाहिए, किसमें मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अनवांटेड आयन भी आ रहे हैं, जैसे क्लोराइड और सोडियम। तो अनवांटेड कंट्रीब्यूशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सोडियम क्लोराइड का यूज कर हम अनवांटेड कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का कितना है? 129.8, दिस इज 217.4 और ये आपको दिया हुआ है 108.9। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। ये आपको गिवन है 9.33, जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है यहाँ पर पुट कर लें, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको ये परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से और मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, हाउ डू कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस वेरी विद कॉन्सेंट्रेशन। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन as number of ions per unit volume decreases. Molar conductivity increase on dilution as number of ions increases and ion-ion interaction decreases. क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज होंगे और आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है डिक्रीज होगा। सेकंड पार्ट, हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस रैपिडली इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आप कॉन्सेंट्रेशन 1/4 कर देते हैं, मीन्स डाइल्यूशन 4 टाइम्स कर देते हैं, तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाता है, मीन्स नंबर ऑफ आयंस डबल हो जाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन ion-ion interaction. Molar conductance increases for strong electrolyte. Predict the product of electrolysis in each of the following. A dilute solution of H2SO4 with platinum electrode. Platinum electrode एक inert electrode है जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो H2SO4 को जब आप एक्वस कंडीशन में लेंगे तो आपको H+ आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पार्शली डिसोसिएट होता है, तो आपको H+ और OH नेगेटिव आयन मिलेगा। एनोड अनायन को अट्रैक्ट करता है, तो एनोड पर दो टाइप के आयन आ रहे हैं, सल्फेट एंड OH नेगेटिव। कौन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो OH नेगेटिव एनोड पर O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे कैथोड पर अगर हम देखें सिर्फ एक ही आयन जा रहा है H+, कैथोड पर H+ आयन इलेक्ट्रॉन का गेन कर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एनोड पर
ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड पार्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम सिमिलर वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर CuCl2 एक्वस कंडीशन में हमें आयन प्रोवाइड कर रहा है, कॉपर आयन एंड क्लोराइड आयन। वाटर हमें H+ और OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं दो टाइप के केटायन है और दो टाइप के अनायन है। एनोड पर क्लोराइड और OH नेगेटिव रीच कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। कैथोड पर अगर हम देखें, आउट ऑफ H+ एंड कॉपर टू पॉजिटिव कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, इसका मीनिंग कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर रिएक्शन लिखने के लिए कहा हुआ है तो उस केस में आप रिएक्शन राइट करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं। सेकंड पार्ट, ए वोल्टाइक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस with the half cell this and this. Write the equation for the reaction that occurs when the cell generate an electric current and determine the cell potential. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल का कंपैरिजन कर कर देखना होगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है। इन दोनों डेटा में कौन सी वैल्यू लोअर है, दिस वन, तो इसका मीनिंग ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है जो सेल के अंदर प्रोसीड होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। Al पर 3 पॉजिटिव आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो Ni2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको न्यूट्रल में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो इन्हें हमें बैलेंस करना होगा। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को 3 से, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये इक्वेशन मिल रही है। इसे हम कहेंगे सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, निकल, एनोड एल्यूमिनियम जिसका डेटा दिया हुआ है -1.66। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है 1.41 वोल्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो हमें नॉन स्टैंडर्ड निकालना है। फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें क्या यूज करना होगा, नॉनेस्ट इक्वेशन। तो नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
-0.0591 अपॉन n। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? जब हमने बैलेंस किया तो एक साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 6। लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो सेल रिएक्शन है इसमें आप देखें प्रोडक्ट साइड कोई आयन है, Al3 पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो पावर 2। सॉलिड को हम नहीं लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड चेक करें, निकेल आयन है, कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो हम पावर में क्या राइट करेंगे? 3 राइट करेंगे। अगेन यहाँ पर जो सॉलिड प्रेजेंट है उसे हम राइट नहीं करेंगे। अब वैल्यू पुट कर दें। ई नोट सेल आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1.41। कैलकुलेशन के लिए इसको 0.06 मान सकते हैं। एन की वैल्यू क्या है? 6। Al3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.001 मीन्स 10 पावर is to -3। निकेल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5। इस लॉग को सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे वोल्ट लिख देंगे। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें सेल ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। सिमिलर वे में हम सेल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर साथ में एक चीज और पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ दिस सेल। तो मैक्सिमम वर्क क्या होता है? डेल जी, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? -NF ई सेल। तो यहां पर आप ई सेल कैलकुलेट कर चुके हैं यूजिंग दिस मेथड। एन की वैल्यू आप यहां पर सेल रिएक्शन से फाइंड आउट कर लेंगे। एफ की वैल्यू क्या पुट करनी है? 96500। सॉल्व करने पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। दिस इज मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय ऑपरेशन ऑफ दिस सेल। Question number 9, first part, explain why electrolysis of aqueous solution of sodium chloride gives H2 at cathode and Cl2 at anode. Write the overall reaction. जब आप सोडियम क्लोराइड को एक्वस कंडीशन में लेंगे तो आपको सोडियम और क्लोराइड आयन मिलेंगे। लेकिन जब भी वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर भी आपको आयंस प्रोवाइड कर रहा है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होकर हमें H+ और OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है। एनोड पर अनायन अप्रोच करते हैं तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा? Cl नेगेटिव, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड पर H+ और सोडियम आयन अप्रोच कर रहे हैं। जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा उसी का आयन का रिडक्शन होगा। तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसका रिडक्शन होगा, ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड एक्वस, इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, क्लोरीन गैस मिल रही है, साथ में NaOH मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं OH नेगेटिव ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, Na पॉजिटिव ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सेकंड पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. Calculate the cell constant
if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is this। सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। वी नो दैट कापा क्या है, C इंटू एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट। तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। आपको कंडक्टिविटी भी दी हुई है 0.146 इंटू 10⁻⁻3। हमें एल बाई ए कैलकुलेट करना है, तो एल बाई ए आपको क्या मिल रहा है, 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻⁻3। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसकी यूनिट क्या है, पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोलाइसिस के हमने बहुत सारे केस कवर किए हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें सिल्वर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। जब कोई भी मेटल उसी मेटल साल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो कैथोड वाला पार्ट जैसे आप सोल्व कर रहे थे वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर सोल्व किया, लेकिन जो एनोड वाला पार्ट होगा, अगर अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, अगर इलेक्ट्रोड का नाम मेंशन नहीं है तो वो नॉन अटैकेबल है। अगर इलेक्ट्रोड का नाम मेंशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट भी देखें, जैसे यहां पर सिल्वर है, यहां भी सिल्वर है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो ऐसे केस में मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो सिल्वर मेटल सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं एनोड से सिल्वर लिबरेट हो रहा है। कैथोड पर क्या क्या रीच करेंगे, सिल्वर आयन और H+ आयन। सिल्वर और हाइड्रोजन में से लेस रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर आयन यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कैथोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, एनोड से सिल्वर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने हैं।